हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। पिंगे के आ जाने से जियन लिटिल फेरी डॉक्टर पर एक खतरा मंडराने लगा था। जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ से बचकर भागना तो चाहते थे, मगर वो भाग नहीं सकते थे। तभी बिंगे उन पर खतरनाक हमला कर देता है, मगर दो लोग वहाँ आकर उन लोगों को उस हमले से बचा लेते हैं। और कुछ ही पलों में वहाँ पर यूनर आ जाती है। यूनर के वहाँ पर आ जाने से वहाँ की सिचुएशन अचानक से ही बदल जाती है। अब आगे यूनर अपने साथ मौजूद दोनों आदमियों को 1000 लेवल के वॉरियर को संभालने का ऑर्डर देती है। उसका ऑर्डर मिलते ही उन दोनों आदमियों में से एक 1000 लेवल का बूढ़ा आदमी बिंगे से लड़ने चला जाता है और दूसरा टियानशोंग और क्विंग हाई से लड़ने चला जाता है। इधर गैंडा अपने लोगों के साथ जियन पर हमला करने जाने लगता है। जियन भी उसका सामना करने के लिए तैयार था, मगर तभी बीच में यूनर आ जाती है और वो कहती है, जियन, यहाँ की सिचुएशन अब मैं संभालती हूँ। ये कहकर वो अचानक से अपने शरीर से एक पावरफुल फ्लेम निकालती है, जिसे देखकर जियन ये समझ जाता है कि ये हेवनली फ्लेम है। पर ये हेवनली फ्लेम इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि जियन की ग्लेस फ्लेम को भी इस हेवनली फ्लेम से डर लग रहा था। ऐसे में जियन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कौन सी हेवनली फ्लेम है। इधर गैंडा और हॉल ऑफ सोल के बाकी सारे योद्धा एक साथ जियन पर कई सारे डोइकुई पिलर से हमला कर देते हैं। ये देख यूनर अपनी फ्लेम निकालती है और वहाँ पर एक फ्लेम बैरियर बना देती है। सभी के सभी डोइकुई पिलर्स सीधा जाकर उस फ्लेम बैरियर से टकरा जाते हैं और उससे टकराते ही गायब हो जाते हैं। यूनर की पावर देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक थे, यहाँ तक कि जियन को भी अभी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जियन समझ गया था कि यूनर की पावर पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इधर यूनर अचानक से अपना हाथ लहराती है, जिससे उसके सामने मौजूद फ्लेम का बैरियर टुकड़ों में टूट जाता है, जिसके बाद यूनर उन टुकड़ों को फ्लेम के क्लस्टर में बदल देती है और वो सारे के सारे क्लस्टर तेजी से गैंडा और हॉल ऑफ सोल के बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमले को अपनी तरफ बढ़ता देख गैंडा और बाकी सभी लोग अपने डोइकुई मिलाकर सामने एक बड़ा सा डोइकुई बैरियर बनाते हैं। वो फ्लेम क्लस्टर सीधा जाकर उस डोइकुई बैरियर से टकरा जाते हैं और उनमें छेद करते हुए वो लोग गैंडा और बाकी सभी की छाती से जाकर टकरा जाते हैं। उनके योद्धाओं की छाती से टकराते ही उन योद्धाओं की छातियों में 1 इंच गहरा घाव हो जाता है और कुछ ही पलों में कई सारे योद्धा मारे जाते हैं। उस 1 इंच के घाव से यूनर की फ्लेम उनकी बॉडी के अंदर चली गई थी, जिसने उनकी लाइफ फोर्स खत्म कर दी थी। इसलिए कई सारे योद्धा मारे गए थे, मगर अभी भी कुछ योद्धा बचे थे जो जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यूनर उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और जियन के पास लौट आती है। जियन यूनर को देखते हुए कहता है, तुम हमेशा मुझे हैरान कर देती हो। पिछली बार भी तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल थी और अब जब हम इस बार मिल रहे हैं तब भी तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। ऐसा लगता है तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहोगी। ये सुनकर यूनर हंसते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा तुम तो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। मैं पावरफुल इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे पूर्वजों की ब्लड लाइन है। इस वजह से मेरे लिए अपनी पावर बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, मगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी आज तुम इस लेवल पर पहुँच गए हो। ऐसे में अगर देखा जाए तो तुम मुझसे 10 गुना ज़्यादा टैलेंटेड हो। इस पर जियन बस मजबूरी में अपना सिर हिलाते रह जाता है। सच में बड़े क्लैन में पैदा होने के बहुत फ़ायदे थे, जिनमें से एक फ़ायदा था ब्लड लाइन का होना। अगर किसी योद्धा के पास अपने पूर्वज की पावरफुल ब्लड लाइन होती थी तो उसके लिए पावरफुल बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता था, मगर जियन को ऐसी कोई ब्लड लाइन नहीं मिली थी, इसलिए उसके लिए पावरफुल बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उसे पावरफुल बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जिसका आखिर में उसे फ़ायदा ही होता था। मगर अगर उसके पास ऐसी कोई ब्लड लाइन होती तो आज वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता। पर जो भी था उसके पास ऐसी कोई ब्लड लाइन नहीं थी,
इसलिए ज़ियान उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। अचानक से पूरी ये सिटी पर चढ़ा हुआ वो आइस बैरियर कांपने लगता है और अचानक से उसमें कई सारे छेद हो जाते हैं। इन छेदों से बहुत सारे योद्धा पार करते हुए अचानक से यूनर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन योद्धाओं को देखकर यूनर उन्हें कुछ इशारे करती है, जिसके बाद वो सभी योद्धा जाकर ये सिटी के ऊपर चढ़ा हुआ वो आइस बैरियर तोड़ देते हैं, जिससे कुछ ही पलों में ये सिटी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। यूनर के एक्शंस देखकर ज़ियान इतना तो समझ गया था कि गू क्लैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यूनर की गू क्लैन में काफ़ी ज़्यादा पहुंच है। ज़ियान ये नहीं जानता था कि यूनर की गू क्लैन में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मगर उसे इतना तो समझ आ गया था कि यूनर की इम्पोर्टेंस किसी भी एल्डर से कम नहीं होगी। ऐसे में ज़ियान के लिए अपने डाउजुंग लेवल की पावर से वू क्लैन में जाकर उसका हाथ मांगना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। ज़ियान को अभी और ज़्यादा पावरफुल बनने की ज़रूरत थी। अगर उसे यूनर तक पहुंचना था तो उसके लिए पहले उसे अपनी पावर बढ़ाने की ज़रूरत थी। अभी उसके पास जितनी पावर थी वो काफ़ी नहीं थी और अगर ज़ियान को अपनी पावर और ज़्यादा बढ़ाना था तो उसके लिए उसे एक नई हेवनली फ्लेम हासिल करनी ही पड़ती, क्योंकि हेवनली फ्लेम हासिल करने से उसकी पावर बहुत ही तेज़ी से बढ़ सकती थी। अभी पिल गैदरिंग को स्टार्ट होने में लगभग 1 साल से भी कम समय बचा था और पिल गैदरिंग की प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। ऐसे में ये 1 साल का समय काफ़ी नहीं था। यही सोचकर ज़ियान एक गहरी सांस लेता है। उसके सामने कई सारी मुश्किलें थी, मगर ज़ियान हारने नहीं वाला था। वो बिल्कुल भी पीछे हटने नहीं वाला था। ज़ियान ने सोच लिया था कि वो किसी भी हालत में 3000 बर्निंग फ्लेम हासिल कर ही रहेगा। इधर बिंघे और गू क्लैन के उस बूढ़े आदमी में एक खतरनाक फाइट चल रही थी। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे थे, मगर उन दोनों में से कोई भी हारता हुआ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी रुकता है और बिंघे को घूरते हुए कहता है, अब बहुत हो गया, चलो मैं अब रियल फाइट में उतरता हूँ। ये कहकर वो अपना हाथ आगे करता है। अचानक से उसके सामने हरे रंग के कई सारे क्रिस्टल फॉर्म होने लगते हैं। वो आदमी अपने हाथ लहराता है और अचानक से उसके हाथ में एक अजीब सी सील दिखाई पड़ने लगती है। वो आदमी बिंघे को घूरते हुए कहता है, चलो आज देखते हैं मेरी स्काई ब्यूरिंग सील तुम्हें कितना नुकसान पहुंचा सकती है। उस आदमी की बात सुनकर ज़ियान चौंक जाता है और कांपते हुए कहता है, स्काई ब्यूरिंग सील, ये तो गॉड सील स्किल की चौथी सील है। इधर ज़ियान अकेला नहीं था जो उस ओल्ड मैन की चीख से चौंका था। बिंघे भी उस ओल्ड मैन की चीख से चौंक गया था। वो कांपते हुए कहता है, स्काई ब्यूरिंग सील, गॉड सील, ये तो गू क्लैन की स्किल है, मतलब ये लोग गू क्लैन से हैं। ये सोचकर वो यूनर को देखने लगता है और सोचता है, ये लड़की गू क्लैन से है। ये ख्याल आते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वो अच्छी तरह से जानता था गू क्लैन क्या बला है और वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। बिंगे अच्छी तरह से जानता था गू क्लैन एक एंशंट क्लैन है जिसका इतिहास हज़ारों सालों पुराना है। वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि उनकी स्ट्रेंथ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है और उसके एंशंट क्लैन होने की वजह से उसके पास बहुत ही सारे पावरफुल योद्धा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। ऐसे में बिंघे को अब अफसोस हो रहा था कि आखिर उसने ज़ियान से दुश्मनी क्यों मोल ली, लेकिन आखिर उसे भी कहाँ पता था कि ज़ियान के गू क्लैन जैसे क्लैन से संबंध हैं। जब यूनर वहाँ पर आई थी तो उसके आने से बिंघे ये तो समझ गया था कि ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, इसके पीछे कोई पावरफुल फैक्शन है। मगर उसे ऐसा लगा था कि वो फैक्शन सेंट्रल प्लान के ही किसी फैक्शन में से एक होगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था सेंट्रल प्लान में भी कई सारे ऐसे फैक्शन हैं जो हमेशा चिपकर रहते हैं और बहुत ही रेयरली सामने आते हैं। इसलिए उसे ऐसा लगा था कि यूनर उन्हीं में से किसी फैक्शन से होगी, मगर उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि यूनर वू क्लैन जैसे एंशिएंट क्लैन से हो सकती है। इधर बिंघे शॉक में था, मगर इससे उस ओल्ड मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो स्काई ब्यूरिंग पाम फॉर्म करना जारी रखता है
कुछ ही पलों में उसके हाथों में स्काई ब्यूरिंग पाम दिखने लगती है और वो अपना हाथ लहराकर स्काई ब्यूरिंग पाम से बिंगे पर हमला कर देता है। ओल्ड मैन का हमला तेजी से बिंगे की तरफ बढ़ने लगता है। इधर शॉक में मौजूद बिंगे जब ये देखता है तो वो जल्दी से अपनी डोइकुई बाहर निकालता है और अपने आइस जोन फोर्स को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो उन्हें मिलाकर एक बड़ी सी पाम क्रिएट करता है और जोर से चिल्लाता है फ्रीजिंग स्काई पाम। और वो पाम फॉर्म होती ही वो उस पाम से स्काई ब्यूरिंग पाम का सामना करने लगता है। दोनों के हमले आपस में टकरा जाते हैं और एक जोरदार आवाज के साथ दोनों ही फटकर आसमान में फैल जाते हैं। दोनों के टकराने से जो पावरफुल एनर्जी वेव्स निकली थी, उन एनर्जी वेव के चलते वो दोनों ही योद्धा पीछे चले गए थे। बिंगे अभी काफी ज्यादा टेंशन में था, मगर वो ओल्ड मैन तो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था। इन हमलों में बिंगे को चोट आई थी, मगर ओल्ड मैन को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे कोई चोट आई है। इधर नीचे मौजूद लोग जो इस फाइट को देख रहे थे, वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक थे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि डाउजन लेवल के योद्धाओं को इतना ज्यादा खतरनाक क्यों समझा जाता था। उनका एक एक हमला आसमान और जमीन को हिलाने की पावर रखता था, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने की पावर रखता था, इसीलिए उन्हें पावरफुल समझा जाता था। इधर यूनर, जिसने उन दोनों हमलों को टकराते हुए देखा था, वो जब देखती है कि बिंगे सिर्फ थोड़ा सा ही घायल हुआ है तो उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उस बूढ़े आदमी से कहता है ओल्ड लिन, जल्दी कीजिए, हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। हमें अब बहुत जल्द वू क्लैन भी लौटना है, इसलिए टाइम बर्बाद करना बंद कीजिए। ये सुनकर वो ओल्ड मैन अपना सिर हिलाता है और कहता है मिस, आप बस थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए, मैं बहुत जल्द इसे हरा दूंगा। इधर जब बिंगे उस ओल्ड मैन की बात सुनता है तो वो डरने लगता है। वो जल्दी से कहता है यंग लेडी, प्लीज़ कुछ देर के लिए रुक जाइए। जिसके बाद वो टियानशोंग की तरफ देखता है और टियानशोंग से कहता है टियानशोंग, यहाँ पर लौट आओ, अब हम आगे फाइट नहीं करने वाले हैं। बिंगे की बात सुनकर टियानशोंग चौंक जाता है, मगर वो कुछ भी कर किसी भी हालत में अपने वैली चीफ के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता था। इसीलिए वो अपनी जगह से गायब होकर टियानशोंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो पूछता है वैली चीफ, हम पीछे क्यों हट रहे हैं? मगर बिंगे उस पर ध्यान नहीं देता है। बिंगे यूनर की तरफ देखता है और कहता है ये मैटर हमारे आइस रिवर वैली की एक गलती की वजह से शुरू हुआ था, इसलिए हम यंग लेडी आपसे माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए अगर हमने आपको ऑफेंड किया हो। पर अब हम इस मैटर को आगे नहीं खींचना चाहते हैं। ये हमारे आइस रिवर वैली की गलती थी, इसीलिए हम माफ़ी मांगकर इस मैटर से पीछे हटना चाहते हैं। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।